हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 मार्च 2022 को जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ है DOE के अंतर्गत, तो उसमें हम लोग सेकंड शिफ्ट की मैथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाले जो वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट की मैथ को डिस्कस किया था, आज का वीडियो हम लोग सेकंड शिफ्ट की मैथ को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में P की वैल्यू दे रखी है 4/3 और एक इक्वेशन दे रखी है, हमसे इसका मान पूछा गया है। तो हम लोग इक्वेशन को नोट डाउन कर देते हैं। 4p - 3 4p × p प्लस 4p + 9 फिर 9p × p - 16, ये हम लोगों को इक्वेशन दी है। अब हम लोग p की वैल्यू 4/3 हर जगह पुट कर देंगे। हर जगह पुट करने से पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर 9 और p की वैल्यू 4/3 रखें और p की वैल्यू 4/3 रखें -16 हो जाए तो ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 हो जाएगी, 16 में से 16 जाएगा तो 0 आएगा और 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो हम लोगों का आंसर 0 ही आएगा। इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन दिया था, p की वैल्यू दी थी, तो हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट वाला जो हम लोगों को ये पार्ट दिया था इसमें हम लोगों ने p की वैल्यू को रख के देखा और हम लोगों का जो मान है वो 0 आ गया। तो अब 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 0 ही मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को कह रहा है कि भिन्नात्मक रूप में 7.46 7.46 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा के लिए सही अभिव्यक्ति क्या है। तो जब भी इस तरीके से रिपीटेशन होता है तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7.46 के ऊपर बार का मतलब होता है इसका रिपीटेशन हो रहा है 4 6 इस तरीके से। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 को हम लोगों ने अलग कर दिया और बार वाला जो हम लोगों का पार्ट था इसको अलग कर दिया। अब बार को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं और बार का चिन्ह हटाते हैं और नीचे जितने अंक हैं, जैसे यहाँ पर 2 अंक हैं तो नीचे 2 बार 9 ऐड कर देते हैं। 3 अंक होते तो 3 बार 9 ऐड कर देते हैं। अब हम लोगों की साधारण इक्वेशन बन गई 7 + 46/99। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 7 × 99 + 46/99। तो 7 और 99 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 693 + 46/99। इसको ऐड कर देंगे तो ये 6 3 9 9 4 13 और 6 1 7 739/99, यानी हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर हम लोगों ने बार लगा लिया और बार को सॉल्व करने के लिए बार को हटाते हैं, दशमलव हट जाता है और जितने अंक हैं उतनी बार 9 आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 अंक थे तो 2 बार 9 आ गया। फिर हमारी साधारण सी भिन्न बन गई 7 + 46/99। एलसीएम लेके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 739/99 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में हम लोगों को एक बार ग्राफ दे रखा है और इसमें कह रहा है कि यदि कुल में से केवल 10% ही क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई भी खेल नहीं खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दिया है कि 10% केवल क्रिकेट खेल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमारा कितने खेल रहे हैं, 50 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 10% की वैल्यू जो है 50 हो जाएगी। तो हम लोग निकाल सकते हैं 1% की वैल्यू हम लोगों की 5 आ जाएगी। तो 5 को हम लोग कह सकते हैं 5 बराबर अगर 1% के है तो फुटबॉल वाली संख्या निकाल सकते हैं, 70 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 14% के बराबर हो जाएगा। कैसे निकाला, 5 से आप 70 को भाग करेंगे तो 14 आएगा, यानी 14% हो जाएगा। फिर 90, तो 5 से 90 को भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी 18% हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग 40 को, तो 5 को 40 से भाग करेंगे तो 8% हो जाएगा। फिर 60, 5 को 60 से भाग करेंगे तो 12% हो जाएगा। और 5 को 30 से भाग करेंगे तो हम लोगों का 6% आ जाएगा। यानी फुटबॉल खेलने वाले जो हैं वो हम लोगों के 14% हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले 18% हैं, हॉकी खेलने वाले 8% हैं, टेबल टेनिस खेलने वाले 12% हैं और लॉन टेनिस खेलने वाले 6% हैं और क्रिकेट खेलने वाले हम लोगों को 10% क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो अब हम लोग सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 14 6 20, 20 और सॉरी ये परसेंटेज नहीं है, यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो ये 14 14 18 जो हम लोगों का 32 32 8 40 40 10 50 2 52 52 6 58 58% ये आ गया और 10% हम लोगों को क्रिकेट खेल रहे थे, यानी 58% बाकी गेम खेल रहे थे, 10% क्रिकेट वाले थे। टोटल हम लोगों के 68% लोग जो है गेम खेल रहे थे। अब जब 68% गेम खेल रहे थे तो कितने गेम नहीं खेल रहे थे, तो 32% गेम नहीं खेल रहे थे। तो 32% जो हम लोगों को पता चल गया कि 32% गेम नहीं खेल रहे थे,
1% की वैल्यू 5 हम लोगों को पता थी, तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 × 5 यानी 160। काफ़ी हम लोगों ने जो है बेसिक मेथड से इसको सॉल्व किया। इसमें हम लोगों को दिया था 10% की वैल्यू 50 है, क्रिकेट खेलने वालों के परसेंटेज दिया था, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या दी थी, तो 10% बराबर 50, तो 1% की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 5, यानी 5 की जो वैल्यू है वो 1% है। उसके बाद हम लोगों ने इसे फुटबॉल की निकाली, 70 था तो 5 से 70 को भाग किया, 14% आ गया। फिर वॉलीबॉल 90 था तो 5 से 90 को भाग किया, 18% आ गया। हॉकी 40 था तो 5 से 40 को भाग किया, 8% आ गया। इसी तरीके से हम लोगों ने टेबल टेनिस निकाला और लॉन टेनिस निकाला, इनको ऐड किया तो ये हम लोगों का 58% आ गया। और क्रिकेट वाले पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था 10%, यानी टोटल 68% लोग जो है गेम खेल रहे हैं। जब 68% खेल रहे हैं तो हम लोगों का कोई भी चीज़ 100% होती है, तो टोटल हम लोगों का 100% है, 68% खेल रहे हैं, यानी कि 32% जो है हम लोगों की जो स्टूडेंट हैं वो गेम नहीं खेल रहे हैं, जो व्यक्ति हैं वो गेम नहीं खेल रहे हैं। तो 32% की वैल्यू अब हम लोगों को निकालनी है। तो 32% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1% बराबर 5 के है, तो 32% कितना हो जाएगा, 32 × 5 यानी कि 160। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को परसेंटेज निकालना है और उसके बाद उसमें से 72.5 माइनस कर देना है। तो 1050 का 45%, तो 45/100 माइनस 72.5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। 21 × 45/2, 21 × 45/2 आ जाएगा -72.5। अब हम लोग इसको या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इसको सॉल्व कर दें या फिर हम लोग इसका जो है एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीके हैं यहाँ पर सॉल्व करने के। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों की जो वैल्यू आ जाएगी वो 472.5 माइनस 72.5, तो ये 400 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 1050 का 45% निकालना था, तो 45/100 किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड किया तो 21 × 45/2 हो गया। 21 और 45 की मल्टीप्लाई करके 2 से भाग देने के पर हम लोगों का 472.5 प्राप्त होगा। 472.5 में से 72.5 घटाना था, हम लोगों ने घटा दिया, तो हम लोगों का 400 आंसर आ गया। इसमें से जब घटाएंगे तो ये 0.04, तो 400.00 यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। कह रहा है एक कक्ष में फर्श पर रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई 24 मीटर है। तो फर्श जो है हम लोगों का जो कमरे की फर्श होगी वो हम लोगों की इस तरीके की होगी, और इसमें जो सबसे लंबा छड़ रखा जाएगा वो इस तरीके से रखा जाएगा, यानी कि जो विकर्ण हो जाएगा इसका। तो अगर हम लोग मान लें फर्श की लंबाई a थी तो फर्श की चौड़ाई b थी, तो ये जो हम लोगों की सबसे लंबी छड़ है वो 24 मीटर की क्वेश्चन में दी है, यानी वो हम लोगों का विकर्ण हो जाएगी। तो घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि ये हम लोगों का समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो हम लोगों को पता चल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 576। 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। अब हम लोगों से कह रहा है कि एक कक्ष में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। तो कक्ष जो हम लोगों का होता है, कोई भी कमरा होता है, तो वो हम लोगों के घनाभ का आकार का होता है, और घनाभ में सबसे लंबा तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c क्या है यहाँ पर, ऊंचाई है, a लंबाई है, b चौड़ाई है। तो विकर्ण हम लोगों को कितना दिया है, 25 दिया है, तो 25 बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a लंबाई, b चौड़ाई और c हम लोगों की ऊंचाई। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर, क्योंकि इधर वर्गमूल में था तो इधर आया तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 625। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 625 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 576 है। तो हम लोग ये इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 576। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c स्क्वायर, और इसमें से 15 में से 6 गया 9, 12 में से 7 गया, सॉरी 11 में से 7 गया 4, तो c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। तो c की वैल्यू हो जाएगी 7 मीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें केवल हम लोगों को जो आयत का विकर्ण था और घनाभ का विकर्ण दोनों फार्मूलों का यूज करना था।
आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 576 आ गया। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम लोगों ने 25 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख दिया। ए लंबाई है, बी चौड़ाई है और सी ऊंचाई है। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो सी स्क्वायर बराबर 49 आ गया। सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। और जो हम लोगों से ऊंचाई पूछ रहा था तो हम लोगों ने सी मानी थी, तो सी हम लोगों का आंसर हो गया 7 मीटर, यानी पांचवे का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 1755 लीटर, 3783 लीटर, 1599 लीटर की मात्रा के 3 अलग अलग प्रकार के दूध हैं। अब कह रहा है बिना मिलावट के सभी को संग्रह करने के लिए आवश्यक समान आकार के बर्तनों की न्यूनतम संख्या। जब भी आपसे समान आकार के बर्तनों की न्यूनतम संख्या पूछेगा तब आप लोगों को जो है HCF निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। तो 1755, 3783 और 1599 का मासा आप लोगों को निकालना है। तो मासा निकालने का जो या तो आप गुणनखंड विधि से निकालें, चूंकि यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहली संख्या है इससे दूसरी संख्या को भाग देते हैं। जैसे कि 1755 से हम लोगों ने 3783 को भाग दिया, तो ये 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3510। तो ये 3510 हो जाएगा, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर 273 जो आएगा इससे हम लोग फिर इसको भाग करेंगे। ये जो संख्या यहाँ पर होती है 1755, इसको ये जब भाग करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। 6 बार में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 3 6 1 1638। तो 1638 जब माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 7 1 1 117। अब क्या फिर ये संख्या है, इसको हम लोग भाग करते हैं 273 को। फिर अब ये हम लोगों का जाएगा 2 बार में, तो 2 बार में जाएगा तो 117 का 2 गुना 234। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39। 39 से फिर हम लोग इसको भाग करेंगे 117। तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को शेषफल 0 नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर 117 हो गया तो शेषफल 0 मिल गया। अब ये जो 39 आया है, 39 से हम लोग जो तीसरी संख्या है इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1599 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 1599 को डिवाइड करेंगे तो अब हम लोगों को ये मिल जाएगा 39 से 1599 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 9 चौक 36, 4 तियाँ 12 3 15, तो ये 3 हो जाएगा, 3 41। तो यानी कि हमें पता चल गया जो हम लोगों का मासा है वो 39 है। जो संख्या ये होती है यही हम लोगों की मासा होती है या HCF होता है। तो ये 39 हम लोगों का आ गया HCF। अब कह रहा है कि बिना मिलावट के सभी को संग्रह करने के लिए, सभी को संग्रह करने का मतलब क्या है कि जितने भी टोटल था उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1755 था पहले, फिर दूसरे में 3783 था, फिर 1599 था। तो ये हम लोगों का टोटल इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर 5 3 8 9 17 हासिल लगा 1, 8 5 13 9 22 और 1 23 हासिल लगा 2, 7 2 9 7 16 5 21 हासिल लगा 2, 2 1 3 3 6 1 7 7137। तो ये जो अब हम लोगों का टोटल आया है 7137, इससे इसको भाग करते हैं जो हम लोगों का मासा आया है, जो हम लोगों का यहाँ पे मासा 39 आया है। तो 39 से अब हम लोग भाग करेंगे 7137 को। 7137 को 39 से भाग करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। भाग करेंगे तो हम लोगों का ये 183 प्राप्त होगा। तो 183 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप लोगों को मासा निकालना, आप चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे भाग विधि से निकालिए। संख्याएं बड़ी हैं तो आपको भाग विधि आसान रहेगी। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग करते हैं, जो शेषफल आता है उससे हम लोग यहाँ वाली संख्या को भाग करते हैं, फिर जो शेषफल आता है फिर इसको इससे भाग करते हैं। फिर इसी तरीके से ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाता है। शेषफल 0 मिल जाने के बाद फिर जो हम लोगों का यहाँ पे संख्या आती है उससे हम लोग तीसरी संख्या को डिवाइड करते हैं। उसमें भी यही प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल हमको 0 नहीं मिल जाता। शेषफल 0 मिल जाने पे जो संख्या यहाँ पर होती है वही हम लोगों का मासा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मासा हम लोगों का आ गया 39। फिर कह रहा है कि सभी को संग्रह करना था, इसलिए जितना भी हम लोगों को 3 जो बर्तन थे अलग अलग प्रकार के, तीनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 7137 प्राप्त हो गया। 7137 को हम लोग मासा से डिवाइड करते हैं, 39 से भाग करेंगे तो 183 आ जाएगा। तो जो बर्तनों की न्यूनतम संख्या होगी वो 183 होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक बस और एक कार की अनुपात 5:8 है। तो हम लोग मान लेते हैं बस की जो चाल है वो 5x है और कार की जो चाल है वो 8x है।
अब कह रहा है कार 2.5 घंटे में 180 किलोमीटर जाती है, यानी यहाँ से हम लोग चाल निकाल सकते हैं कार की, दूरी बटे समय, दूरी 180, समय 2.5, इसको हम लोगों ने दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 5 से डिवाइड किया, 55 25, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 बचा 3, 5 छक्का 30, 0, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 दूनी 10। यहाँ से हम लोगों की चाल आई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से हम लोगों ने बस की चाल मानी थी 5x, कार की चाल मानी थी 8x, यानी कि 8x हम लोगों का हो जाएगा 72 के बराबर, क्योंकि ये भी चाल है और ये भी चाल है, दोनों चालें जो हैं बराबर होंगी। तो 72 बटे 8 हो जाएगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। जब हमें x की वैल्यू 9 पता चल गई तो हमसे किसकी पूछ रहा था, बस की चाल, तो बस की हम लोगों ने क्या मानी थी 5x, x की वैल्यू हम लोगों ने 9 निकाल ली है, तो 5 गुणे 9 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बस की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोगों से अनुपात दिया था 5:8, हम लोगों ने मान ली 5x और 8x है, और कह रहा है कार 2.5 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला निकाल दिया, और चाल हम लोगों की आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ये भी चाल है और ये भी कार की चाल है, तो कार की चाल बराबर होंगी, इसलिए दोनों को हम लोगों ने इक्वल रख दिया, तो x बराबर 9 आ गया। जब x की वैल्यू 9 पता चल गई तो हमें बस की चाल निकालनी थी, बस की चाल थी हम लोगों की 5x, x की वैल्यू हम लोगों को 9 पता चल गई, तो x की वैल्यू 9 पुट कर दी, तो बस की जो वैल्यू आ गई वो हम लोगों की 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 11 के पहले 10 गुणकों का औसत क्या होगा। तो 11 के 10 पहले क्या हो जाएंगे, 11, फिर 22, फिर 33, समझो 11 का जो पहाड़ा है वो हम लोगों का हो जाएगा 11 के पहले 10 गुणक। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 9 के पहले 10 गुणकों का औसत पूछा था, यहाँ पर 11 के 10 पहले गुणकों का औसत पूछा है। अब अगर आप इनको एक एक करके जोड़ के डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोगों ने बात की थी कि दूसरे और पहले का अंतर देखते हैं, जो जब हम लोगों का बराबर आता है तो हम लोगों की समांतर श्रेणी हो जाती है। जैसे 22 में से 11 गया 11, 33 में से 22 गया 11, इसी तरीके से आगे भी जो अंतर आएगा वो हम लोगों का बराबर आएगा, यानी समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है, योग को हम लोग s मान लेते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n क्या है, पदों की संख्या यानी कि जो 10 है हम लोगों के बटे 2, a प्लस l क्या है, a पहला पद होता है और l आखिरी पद होता है। इनको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड किया, ये 5 हो गया, तो 5 गुणे 1 2 1, तो ये हम लोगों का आ गया योग, यानी टोटल जो हम लोगों का आ गया 5 गुणे 1 2 1। अब कह रहा है औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है, कुल योग बटे पदों की संख्या। तो कुल योग कितना आ गया है, 5 गुणे 121, पदों की संख्या कितनी है टोटल 10, तो 5 से डिवाइड किया 2 से 121 को डिवाइड करेंगे तो 60.5 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 के पहले 10 गुणक पूछ रहा था तो हम लोगों ने 11 के पहले 10 गुणक लिख लिए। अब हम लोगों ने देखा ये समांतर श्रेणी बन रही है, तो समांतर श्रेणी के जो पहले n पदों का योग होता है वो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। n जो है वो पदों की संख्या होती है जो हम लोगों की 10 है, a पहला पद होता है जो कि 11 है, l अंतिम पद होता है जो कि 110 है। तो टोटल हम लोगों ने निकाल लिया 5 गुणे 121, हम लोगों का जो है पदों का कुल योग आ गया। औसत पूछ रहा था तो कुल योग बटे कुल संख्या, तो 5 गुणे 121 बटे 10 यानी 60.5 हम लोगों का औसत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि राजू ने विज्ञान परियोजना को 20 दिनों में पूरा किया, गुरु को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि वह राजू से 25% अधिक कुशल है। तो हम लोग मान लें अगर राजू की कुशलता जो है वह 100 है तो गुरु की कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% अधिक कह रहा है, तो 100 गुणे 125 बटे 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 125 आ जाएगी। तो गुरु की जो कुशलता है वो 125 हो गई। अब क्या कह रहा है, राजू ने विज्ञान परियोजना को 20 दिनों में पूरा किया। तो राजू की जो कुशलता है वो 100 है और वो 20 दिनों में कर रहा है। अगर उसकी कुशलता 1 होगी, यहाँ पे 100 लिख दें, अगर उसकी कुशलता 100 थी तो वो 20 में कर रहा था। अगर उसकी कुशलता 1 है तो वो कितने में करेगा, 1/20 गुणे 100 में करेगा। तो ये हमें राजू का पता चल गया। अब कह रहा है कि 25% कुशल है वो गुरु, तो गुरु कितना करेगा, यानी कम समय लेगा। राजू अगर समय ले रहा था 20 गुणे 100 का, तो गुरु 25% है, तो गुरु कितना कम समय लेगा, यानी 125 से गुणा कर देंगे। तो ये 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 से डिवाइड किया 5 चक्कू 20, यानी 1/16 आ गया, यानी कि हम लोगों का आंसर आ गया 16 दिन या 16 डेज।
तो आंसर जो सही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही हो गया। हम लोगों ने मान लिया कि राजू 100 की कार्य कुशलता से कर रहा था और गुरु 125 से कर रहा था, क्योंकि 25% अधिक है। तो राजू अगर 100 से कर रहा था तो 20 दिन लग रहे थे। अगर राजू की कार्य कुशलता 1 होती तो उसे 1/20 गुणे 100 दिन लगते। तो जब 1 की कार्य कुशलता से 1/20 गुणे 100 दिन लगते तो इससे 25% ज़्यादा कुशल गुरु था। तो गुरु की कुशलता 125 हम लोगों ने मानी थी, तो उसे कम समय लगेगा, यानी 125 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/16 आएगा, यानी कि जो गुरु को दिन लगेंगे वो 16 दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 16 दिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि पंजाबी रखने वाले छात्रों का प्रतिशत अन्य विषय रखने वालों की तुलना में कितना है। तो इसको भी हम लोग केवल बिल्कुल बेसिक मेथड से लगाएंगे। टोटल अगर हम लोग देखते हैं कि ये 60 है, ये 120 है, ये 90 है, 150 है और 80 है, तो टोटल कितने हो गए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 150 हैं अंग्रेजी वाले, उसके बाद 90 हैं पंजाबी वाले, उसके बाद हम लोगों के 120 हैं हिंदी वाले और 80 हैं, उसके बाद 60 हैं अन्य वाले और 80 हैं तमिल वाले। इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हम लोगों का आ जाएगा 500। तो 500 टोटल जो है लोग हैं, छात्रों की जो संख्या है वो हम लोगों की आई 500। अब 500 ये टोटल संख्या आई। हमने बताया कोई भी चीज़ है वो 100% होती है टोटल, तो 100% की जो वैल्यू हो गई वो 500 हो गई। तो 1% की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, यहाँ से 5 आ गई। तो जब हम लोगों को 1% की वैल्यू 5 पता चल गई, तो अभी हम लोग बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगा चुके हैं अभी। तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि पंजाबी रखने वाले छात्रों का प्रतिशत अन्य विषय रखने वालों की तुलना में कितना है, तो पंजाबी जो है 90 हैं। अगर 5 बराबर है 1% के, तो 90 बराबर कितना होगा, 5 से 90 को डिवाइड करेंगे 18% आ जाएगा। तो अब अन्य कह रहा है ये हो गए हमारे पंजाबी, तो पी लिख देते हैं। अन्य कितना है 60 है, तो 5 अगर 1 के बराबर है तो 5 से 60 को भाग करेंगे तो 12% आ जाएगा। ये हम लोगों को आ गया अन्य। अब कह रहा है कि कितने परसेंट अधिक है, तो पंजाबी के अगर 18% है, अन्य के अगर 12% है, तो कितना अधिक है, तो 18 - 12 बराबर 6%। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ने के बाद हम लोगों को टोटल पता चल गया 500। जब 500 टोटल पता चल गया, हम लोग ये भी जानते हैं कोई भी चीज़ टोटल जो होती है वो 100% होती है। तो 100% की जो वैल्यू हो गई वो 500 हो गई, तो 1% की वैल्यू 5 हो गई, या हम लोग कह सकते हैं 5 की वैल्यू 1% हो गई। तो 5 जब 1% के बराबर है, तो पंजाबी कह रहा है तो पंजाबी 90 के बराबर है, तो 5 से 90 को डिवाइड किया, यानी पंजाबियों की 18 आ गई। फिर अन्य कह रहा था 60 है, तो 5 से 60 को डिवाइड किया तो अन्य का जो परसेंटेज आ गया वो 12% आ गया। दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो 18 में से 12 घटा दिया, यानी 6% अधिक पंजाबी हैं। तो आंसर जो हो गया ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जब एक सेकेंड हैंड कार 18,000 रुपये में बेची जाती है तो मालिक को 25% की हानि होती है। तो एक फार्मूला होता है, इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है, और इसी से सारे आप लोगों के जितने भी लाभ हानि के सवाल हैं वो सब इसी से लग जाते हैं। क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, अगर हानि है तो 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100। तो ये फार्मूला होता है। अब कह रहा है 18,000 रुपये में बेची जाती है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है हमारा यहाँ पर वो 18,000 है। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, हम लोगों ने मान लिया x है। 100 ऐसे ही रहेगा, हानि हो रही है इसलिए माइनस का चिन्ह हो जाएगा। कितनी हो रही है, 25% हो रही, तो 25 लिख देंगे अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 18,000 बराबर x गुणे 75 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 18,000 गुणे 100 बटे 75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे 3 छाक 18, यानी कि हम लोगों का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 24,000 रुपये आ जाएगा। अब हम लोगों को क्रय मूल्य पता चल गया है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। तो 24,000 हम लोगों को पता चल गया है क्रय मूल्य है, और 24,000 पे हमें लाभ कितना चाहिए है, 25% का चाहिए, यानी 100 में 25 ऐड करेंगे 125 हो जाएगा बटे 100। ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 30,000 रुपये जो है 30,000 रुपये में उसे बेचा जाना चाहिए, तो हम लोगों को जो है 25% का लाभ प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया कि 24,000 पता था, उस पर हम लोगों ने 25% लाभ निकाल लिया। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे तब भी आप लोगों का यही आंसर आएगा, थोड़ा आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला लगाया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100। तो विक्रय मूल्य हमें पता था, हानि परसेंट की वैल्यू पता थी, कैलकुलेट कर लिया। तो क्रय मूल्य नहीं पता था, एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 24,000 रुपये। जब एक्स 24,000 आ गई यानी क्रय मूल्य हमें 24,000 पता चल गया, तो 24,000 पर 25% का लाभ चाहिए था, तो 24,000 पर 25% का लाभ 30,000 रुपये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 3 वर्ष की अवधि के लिए 8.5% की दर से 18,000 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो वही फार्मूला पुराना हम लोग जो लगाते हुए आए हैं अभी तक, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला अभी तक हम लोग लगाते हुए आए हैं, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये जो है हम लोगों का यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, 18,000 रुपये दिया गया है, तो हम लोग लिख देते हैं 18,000। दर कितनी दी है, 8.5%, तो 8.5 लिख देते हैं। समय कितना दिया है, 3 दिया है, बटे 100 दिया है। अब दशमलव से बचने के लिए हम लोग दशमलव हटाते हैं और ये जीरो बढ़ा देते हैं, तो 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल। तो अब हम लोग 1885 और 3 की गुणा करते हैं। 1885 और 3 की जब गुणा करेंगे तो 4,590 रुपये हम लोगों को प्राप्त होगा, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें मूलधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फार्मूला लगाना था। उस फार्मूले को हम लोगों ने लगाया, मूलधन की वैल्यू रख दी, दर की रख दी, समय की रख दी, बटे 100। दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक था तो 1 जीरो बढ़ गया, कैलकुलेट कर लिया, गुणा कर ली, तो 4,590 हम लोगों का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 600 का 35% का x% बराबर 35.7। तो हम लोगों को निकालना है कि x क्या मान क्या होगा। तो 600 का 35%, तो 600 का 35% हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। 600 गुणे 35% मतलब परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू x% का मतलब क्या हो गया, x अपॉन 100 बराबर 35.7। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये पहले हम लोगों का बना 6 गुणे 35 बटे 100 इंटू एक्स बराबर 35.7। ये हम लोगों का यहाँ से बचा। तो अब हम लोग x की जो वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 35.7 ये अपॉन में था तो मल्टीप्लाई में चला गया और ये हम लोगों का अपॉन में आ गया, तो 6 गुणे 35। तो ये हम लोगों का बन गया 3570। गुणा करेंगे, ये दशमलव था तो दशमलव हटाएंगे, एक अंक था बाद में तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बटे 6 गुणे 35। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 35 एकम 35 जीरो 35 दूनी 70, 6 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 17 हम लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन थी, 600 का 35% निकाला तो परसेंटेज हटाते हैं, अपॉन में 100 लगाते हैं, x% x बटे 100 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो ये हम लोगों का आ गया, इसको कैलकुलेट कर लिया तो 17 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 है, यानी कि HCF दे रखा है 13। निम्नलिखित में से कौन उनका लघुत्तम समावर्तक कभी नहीं हो सकता। तो जब भी ये पूछा जाए कौन सा लघुत्तम समावर्तक कभी नहीं हो सकता, तो 13 से हम लोग ऑप्शन को डिवाइड करते हैं। जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वो लघुत्तम समावर्तक हो सकता है, जो नहीं डिवाइड होगा वो नहीं हो सकता। जैसे 13 से 78 को करेंगे तो 6 बार में जाएगा, यानी ये हो सकता है। 13 को 65 से करेंगे 5 बार जाएगा, हो सकता है। 62 को करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा पूरा, यानी कि 62 जो है इसका कभी भी लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है, यानी 15 को जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 बचा, 52 को भी अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो जो हम लोगों का आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक बार ग्राफ दिया गया है और इसमें एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ता को दिखाया गया है। कह रहा है कि यदि 50% सैमसंग उपयोगकर्ता MI फ़ोन का उपयोग करने लगे तो कुल उपयोगकर्ता से कितने प्रतिशत अब MI का उपयोग कर रहे हैं। तो टोटल सबसे पहले निकालेंगे, ये जैसे एप्पल 1200 है, 2500 है, 2200 है, 2400 है, 2000 है, 1000 है, यदि इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल एंड्रॉयड उपयोगकर्ता की संख्या हम लोगों को पता चल जाएगी। तो लिख देते 1200 प्लस 2500 प्लस 2200 प्लस 2400, उसके बाद है प्लस 2000 प्लस 1000। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हम लोग को ये मिलेगा 11,300।
तो जब इनको ऐड करेंगे तो 11,300 आ जाएगा, यानी टोटल जो उपयोगकर्ता है वो 11,300 है। अब हम लोगों से कह रहा है कि 50% सैमसंग उपयोगकर्ता एमआई फ़ोन का उपयोग करने लगे। पहले कितने कर रहे थे? 2500 कर रहे थे। अब 50% जो है इसमें से चले जाएं और एमआई का उपयोग करने लगे। 50% का मतलब क्या होता है? आधा, चाहे आप लोग ऐसे निकाल ले, 50% 50/100, तो ये हम लोगों का हो गया 1 2, तो 2500/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 1250 आ जाएगा। यानी 2500 टोटल सैमसंग के थे, अब सैमसंग में 1250 जो है चले गए और एमआई का प्रयोग करने लगे। तो एमआई पहले कर रहे थे 2200, अब 1250 और आ गए सैमसंग वाले, तो कितने हो गए? ये हो गए आपके 3450। तो 3450 हम लोगों के अब एमआई के हो गए। टोटल हमें पता है 11,300, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत लोग एमआई का उपयोग कर रहे हैं, तो 3450 बटे टोटल 11,300 इंटू 100, तो हम लोग परसेंटेज पता चल जाएगा। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30.53% आ जाएगा, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने सबका टोटल कर लिया। हम लोगों को पता चल गया 11,300 लोग हैं जो उपयोगकर्ता हैं एंड्रॉयड फ़ोन के। उसके बाद हम लोगों को से कह रहा था कि जो एप्पल फ़ोन है जिसमें 2500 कर रहे थे, 50% कस्टमर जो है वो एमआई में चले गए। तो 50% का मतलब है 1250 जो है वो सैमसंग छोड़ के एमआई में चले गए। एमआई में पहले से 2200 थे, अब 1250 इधर चले गए, यानी अब टोटल 3450 हो गए एमआई में। टोटल जो एमआई का उपयोग करता है वो 3450 है। टोटल जो हम लोगों के जो टोटल व्यक्ति है वो 11,300 है। तो एमआई बटे टोटल इंटू 100 करके हम लोगों ने एमआई के परसेंटेज निकाल लिया 30.53%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। गोले का वो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1232। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचा 2 1, 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22। 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12। 4 से डिवाइड करेंगे 14 चौकू 56। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 14 गुणे 7, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 7 आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को त्रिज्या पता चल गई है 7√2 सेंटीमीटर। व्यास हम लोग निकाल सकते हैं, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होती है। 2 गुणे 7√2 तो 14√2 सेंटीमीटर। तो 14√2 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर हो गया। जो हम लोगों का व्यास है वो 14√2 सेंटीमीटर हो गया। इस क्वेश्चन में केवल हम लोगों को फार्मूला लगाना था। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू दी थी 1232, इसको हम लोगों ने पुट कर दिया, आर की वैल्यू निकाल ली 7√2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हम लोगों को 7√2 पता चल गई, व्यास निकालना था तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना कर दिया तो 14√2 सेंटीमीटर हम लोगों का व्यास आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 720 छात्रों के महाविद्यालय में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:5 है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं कि 720 है टोटल। अब इनका जो अनुपात है 4:5 है, यानी 4 जो लड़के हैं और 5 जो है लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो लड़कों को हम लोग मान लेते हैं बॉयज़ बी। तो बॉयज़ निकालने के लिए 720 टोटल, बॉयज़ 4 हैं और अपॉन में टोटल, तो 9 8 72, तो बॉयज़ आ गए 80। इसी तरीके से हम लोग गर्ल्स निकाल सकते हैं। तो 720 हम लोगों के टोटल थे, गर्ल्स का जो अनुपात था 5 था, अपॉन 9 टोटल हो जाएगा 9 8 72। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, तो ये हम लोगों का ये हम लोगों का आया था 9 8 72, और ये 80 गुणे 4 यानी कि 320, और ये 80 गुणे 5 यानी कि 400। तो बॉयज़ की जो संख्या आ गई वो 320 आ गई और गर्ल्स की संख्या है वो 400 आ गई। अब कह रहा है कि 20 नई लड़कियों को शामिल किया जाता है। तो पहले लड़कियां थी 400, अब लड़कियां हो गई 420। कितने नए लड़कों को प्रवेश दिया जा सकता है? तो पहले लड़के थे 320, कह रहा है कितने, तो हम लोगों ने मान लिया x लड़कों को प्रवेश दिया जा सकता है कि इनका अनुपात 4:3 हो जाए। तो अनुपात कह रहा है तो अपॉन लगा दिया 4:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हम लोगों का हो गया 0 3 दूनी 6 3 तिया 9 प्लस 3x बराबर 0 4 दूनी 8 4 चौको 1680। तो 3x बराबर 1680 माइनस 960। तो हम लोग इसको
घटा देंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा 720। 3x बराबर 720, तो x बराबर 720 बटे 3, तो ये हम लोगों को आ जाएगा 3 दूनी 6, 240, x बराबर 240, यानी 240 जो है लड़कों को और शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, 720 हम लोगों को टोटल पता था, तो हम लोगों ने लड़कों की संख्या निकाल ली, क्योंकि 4:5 पता था, तो 4 बटे टोटल 9, 9 8 72, 8 चौको 32, 320 हो गया। तो 9 8 72, 8 पंचे 40, 400 लड़कियां आ गई। अब कह रहा 20 लड़कियां और शामिल कर ली गई, तो 400 पहले थी, 20 शामिल की गई, 420 हो गई। अब कितने लड़के शामिल किए जाएँ, पहले 320 थे, हमने मान लिया x लड़के शामिल किए जाएँ, तो अनुपात हम लोगों को 4:3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हम लोगों की 240 आ गई, यानी 240 लड़के और शामिल किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि दो व्यक्ति एक ही समय में एक ही दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय में वे 10 किलोमीटर दूर होंगे? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, हम लोग काफ़ी बार यूज कर चुके हैं। समय निकालना है हम लोगों को, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हम लोगों को दी है 10 किलोमीटर। अब कह रहा है कि एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, जब एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो चालें हमेशा घट जाती हैं। ये हम लोगों ने बात की थी कि अगर विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो चालें जुड़ेंगी, अगर एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो चालें घट जाएंगी। तो ये हम लोगों का आ गया 10/3 घंटे। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो मिनट में है, तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो 10/3 में कितने हो जाएंगे? 10/3 घंटे में हो जाएंगे 10/3 × 60, तो 3 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 200 मिनट हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। तो दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे थे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोगों ने समय बराबर दूरी बटे चाल, चूंकि एक ही दिशा में चल रहे थे तो हम लोगों ने अंतर घटा दिया, अंतर निकाल लिया, तो 10/3 घंटे आया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 10/3 घंटे में 10/3 × 60, यानी 200 मिनट हो गया। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है रौनक का भार 86.7 kg है। यदि वह अपने भार को 5:3 के अनुपात में कम करता है तो उसका नया भार क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ जो 86.7 किलोग्राम जो भार था वो पहले 5 था, 5:3 के अनुपात में कम करता है। जो पुराना उसका पहले भार था 5x था और अब उसने कम करके 3x कर लिया है। तो कह रहा रौनक का भार 86.7 kg था, तो 5x की जो वैल्यू थी वो 86.7 थी, और अब जो उसकी कम होके हुई है वो 3x हुई है। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 86.7/5। तो अब हम लोगों को चाहिए 3x, नया भार पूछा है तो 3x की वैल्यू चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 86.7/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से डिवाइड किया, ये 10 हो गया, 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35 बचा 1, 5 तिया 15 बचा 2, 5 चौको 20। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 7 तिया 21 1 22 और 3 एकम 3 2 5/10। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52.02, क्योंकि अपॉन में 10 था तो एक अंक और इधर बढ़ जाएगा, तो 52.02 kg आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था वह अपने भार को 5:3 के अनुपात में कम करता है, यानी पहले 5 था अब उसका 3x हो गया, पहले 5x था अब 3x हो गया। कह रहा है रौनक का भार 86.7 kg है, उसने पहले दे रखा है, तो 5x की वैल्यू 86.7 हो गई। पूछ रहा है उसका नया भार कितना होगा, यानी कम करने के बाद कितना होगा। तो कम करने के बाद हम लोगों का 3x आ रहा था, तो 3x की वैल्यू निकाल ली, तो x बराबर 52.02 kg हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये थे आज के 27 मार्च 2022 के जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।